नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी के सामान्य हिंदी के पुराने प्रश्न पत्रों का हम लोग हल कर रहे थे। तो आज उस कड़ी में चौथा ये लेक्चर है जिसमें हम लोग 30 प्रश्नों को व्याख्या के सहित हल करेंगे और उसका प्रामाणिक हल देखेंगे, जो सबसे शुद्ध हल प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का है। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आप हमारा जो है समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी का बैच ज्वाइन करना चाहते हैं तो आप ROARO वीडियो कोर्स लिखकर इस नंबर पर, जो कि एक व्हाट्सएप नंबर है 9506742546 पर भेज सकते हैं। इस कोर्स में आपको वीडियो लेक्चर्स, PDF नोट्स और टेस्ट सीरीज तीनों जो है एक साथ प्राप्त होगी। दो तरह के कोर्स हैं, एक तो कंबाइंड कोर्स है, इसमें जो है प्रीलिम्स और मेंस दोनों की संपूर्ण तैयारी एक साथ कराई जाएगी। प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा के सभी सेगमेंट्स को जो है वीडियो लेक्चर्स और नोट्स और टेस्ट सीरीज के माध्यम से कवर किया जाएगा। दूसरे तरह का आपके पास ऑप्शन ये रहेगा कि आप केवल प्रीलिम्स के लिए ज्वाइन कर सकते हैं, जिसमें प्रारंभिक परीक्षा में सामान्य अध्ययन और सामान्य हिंदी के वीडियो लेक्चर्स और नोट्स, साथ में टेस्ट सीरीज, और ये सारे नोट्स आपको PDF में दिए जाएंगे। और केवल अगर आप जो है RO मेंस ज्वाइन करना चाहते हैं तो भी आप ज्वाइन करना चाहते हैं, इसमें आपको GS को छोड़कर बाकी सभी कुछ मिलेगा, टेस्ट सीरीज भी मिलेगी। तो अधिक जानकारी के लिए आप जो है 9506742546 पर जो है व्हाट्सएप करके संपर्क कर सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। आज का पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है हमारा, प्रिय का तद्भव शब्द इसमें से कौन सा है? तो प्रिय का तद्भव शब्द आपको बताना है। 4 ऑप्शन आपके पास हैं, पिया, प्रेम, प्रिया और प्यार। तो इसमें से प्रिय का तद्भव शब्द क्या हो जाएगा? प्रिय का तद्भव शब्द हो जाएगा पिया। ए ऑप्शन जो है इसका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित शब्दों में से कौन सा तत्सम शब्द नहीं है? ध्यान दीजिएगा, इसमें आपको बताना है कि इसमें से एक शब्द जो है तत्सम नहीं है, वो शब्द कौन सा है। तो कुसुम क्या है? एक तत्सम शब्द है। भूषिका भी एक तत्सम शब्द है। वंश एक तत्सम शब्द है। नेह जो है एक क्या है? तद्भव शब्द है। और नेह का तत्सम क्या होता है? नेह का तत्सम होता है स्नेह। अगला प्रश्न देखेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा तद्भव शब्द है? अब इनमें से भी एक जो है तद्भव शब्द आपको ढूंढना है। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, पंख, लज्जा, पृष्ठ और शिला। तो इसमें से एक तद्भव शब्द कौन सा हो जाएगा? पंख। पंख का जो है तत्सम शब्द क्या होता है? पक्ष होता है। और पृष्ठ शब्द जो है एक तत्सम शब्द है, अगर इसका हम तद्भव देखेंगे तो क्या हो जाएगा? पीठ हो जाएगा। लज्जा भी एक तत्सम शब्द है और इसका तद्भव क्या हो जाएगा? लाज हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें से हमको एक तद्भव शब्द का चयन करना है। तो चारों ऑप्शन आपके सामने हैं, सुर, गति, कमल और निडर। तो सुर कैसा है? तत्सम है। गति भी तत्सम है। कमल भी तत्सम है। निडर शब्द कैसा है? निडर शब्द जो है एक तद्भव शब्द है। तो निडर एक तद्भव शब्द है और इसका तत्सम क्या हो जाएगा? निर्भय हो जाएगा। और बाकी जितने भी शब्द ऑप्शन में थे वो सभी तत्सम थे। अगला प्रश्न जो है पक्ष का तद्भव रूप क्या है? अभी सिमिलर जो है आपने इसी तरह का क्वेश्चन देखा है। तो पक्ष का तद्भव रूप क्या है? इसका आप जो है बहुत ही क्विकली आंसर दे सकते हैं, क्योंकि अभी लास्ट में जो है क्वेश्चन में आया है। तो पक्ष का जो है तद्भव रूप क्या हो जाएगा? पंख हो जाएगा। सी ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट होगा। पक्ष जो है तत्सम शब्द है, इसका तद्भव पंख हो गया। और अगर आपसे पक्षी शब्द का जो है, पंक्षी शब्द का जो है तत्सम रूप पूछा जाएगा तो वो क्या हो जाएगा? पंक्षी हो जाएगा। दोनों एक दूसरे से मिलते हुए शब्द हैं। अब जो है पर्यायवाची शब्दों पे बढ़ते हैं। तो अधोलिखित में एक पर्यायवाची युग्म सही नहीं है, यानी ये चारों जो है पर्यायवाची के आपको युग्म दिए हैं, इनमें से एक सही नहीं है, वो आपको बताना है। तो पुरंदर का जो है क्या होता है? अमरपति, बिल्कुल ठीक है। सरोवर यानी तालाब, इसका जो है पुष्कर होता है। फणी और उरग ये दोनों सर्प के होते हैं। जबकि जलधि और अम्बुद ये जो है आपस में पर्यायवाची शब्द नहीं है। क्यों? क्योंकि जलधि का अर्थ क्या होता है? समुद्र होता है। और अम्बुद का अर्थ होता है बादल, अम्बु देने वाला यानी बादल। तो इसीलिए जो है ये आपस में जोड़ा जो है सही नहीं था। अगला प्रश्न देखते हैं। कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है? भ्रमर यानी भौरा। तो भौरा का पर्यायवाची इसमें से एक कौन सा नहीं है? चारों ऑप्शन पढ़ लीजिए, थोड़े से कंफ्यूजिंग ऑप्शन दिए हुए हैं। सलभ,
चंचरीक, सिलीमुख और मिलिंद। तो अगर आप ध्यान देंगे तो मिलिंद, सिलीमुख और चंचरीक ये क्या है, भौरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन सलभ जो है ये जो है भौरे का पर्यायवाची नहीं है। तो सलभ किसका पर्यायवाची है, सबसे पहले ये जानिए। सलभ जो होता है टिड्डा या पतंगा का पर्यायवाची होता है। और भ्रमर के और सारे पर्यायवाची देख लेते हैं। चंचरीक, सिलीमुख, मिलिंद, मधुकर, षटपद, अली, भृंग, मधुराज, मधुभक्षा, द्विरेफ, मधुप, ये सभी जो क्या हैं, भ्रमर या भौरे के पर्यायवाची शब्द हैं। इसी से मिलता जुलता क्वेश्चन अगला भी आपके सामने आ गया। भौरा का इसमें से आपको एक पर्यायवाची शब्द चुनना है। तो 4 ऑप्शन आपको दिए हैं, कुसुमाकर, चक्रांश, कलघोष और द्विरेफ। इसमें से भौरा का पर्यायवाची क्या हो जाएगा, भौरा का पर्यायवाची इसमें से द्विरेफ हो जाएगा। सी ऑप्शन सही है। अभी हमने ये सभी जो है यहाँ पर देखे। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द भ्रमर का पर्यायवाची नहीं है। तो ये भी लगभग सिमिलर क्वेश्चन है, एक ही तरह के क्वेश्चन कई सारे रिपीट करके कई बार पूछे गए हैं। तो इसमें से भौरे का जो पर्यायवाची नहीं है वो आपको ढूंढना है। अभी हमने उसके सारे पर्यायवाची शब्द भी देख लिए हैं। तो चंचरीक, द्विरेफ और सिलीमुख ये क्या है, ये सभी भौरे के पर्यायवाची हैं, लेकिन द्विरद जो है ये भौरे का पर्यायवाची नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द मछली का पर्यायवाची है। इसमें से एक शब्द जो मछली का पर्यायवाची है वो हमको देखना है। 4 ऑप्शन आपके सामने, झस, जलधि, केकी और मरीचि। इसमें से जो है मछली का पर्यायवाची क्या हो जाएगा दोस्तों, झस। ए ऑप्शन यहाँ पर सही होगा। इसके अन्य पर्यायवाची क्या है, मत्स्य, मीन, अंडभव, सफरी, झस, जलजीवन, जलतोरी, ये सभी मछली के पर्यायवाची हैं। और जलोदरी जो है ये जो है मछली का पर्यायवाची नहीं होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से एक वाक्य कौन सा अशुद्ध है। अब जो है इस तरह के प्रश्नों में आपको चारों वाक्यों को बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ना होगा। और मैंने आपको हमेशा एक ट्रिक बताई है, सबसे पहले इसमें जो है वर्तनी की अशुद्धि ढूंढने का प्रयास कीजिए, उसके बाद जो है बाकी अगर कोई वर्तनी अशुद्ध नहीं है तब आप जो है किसी अन्य जो है ऑप्शन के बारे में सोचेंगे। तो इसमें आप देखेंगे उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, राम गाते गाते सरोवर तक गया, वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, आम सभा में प्रत्येक वर्गों के प्रतिनिधि उपस्थित थे। तो ये चारों ऑप्शन आपने पढ़ लिए, इसमें कहीं भी कोई भी वर्तनी की त्रुटि फिलहाल नहीं है। अब हमको इसमें से जो है कोई और त्रुटि देखनी पड़ेगी। तो पहला वाक्य है, उसका कहना था कि आप उसे जानते हैं, ठीक लिखा हुआ है। राम गाते गाते सरोवर तक गया, ये भी ठीक है। वह प्रायः मेरे यहाँ आता था, ये भी वाक्य जो है शुद्ध है। आम सभा में प्रत्येक वर्गों, अब आप देख रहे हैं प्रत्येक वर्गों, वर्ग यहाँ पर अगर होता कि प्रत्येक वर्ग के प्रतिनिधि उपस्थित थे, क्योंकि जो है वर्ग जो है स्वयं में यहाँ पर प्रत्येक के साथ जुड़कर बहुवचन का जो है आप वो दे रहा है सेंस। तो विकल्प डी में प्रस्तुत वाक्य अशुद्ध है, इसमें प्रत्येक वर्गों का प्रयोग गलत है, इसके स्थान पर प्रत्येक वर्ग होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें से एक अशुद्ध वाक्य हमको देखना है। तो कवि ने संपादक को एक कविता भेजी। दूसरा है, अध्यापका ने शिष्य से प्रश्न पूछा, बच्चे ने कहा था पर आपने नहीं सुना, अमित ने जेब से 10 रुपए का नोट निकाला। अब 4 वाक्य हैं, इसमें अगर वर्तनी की अशुद्धि देखें तो आप जो है सबसे पहले ही जो है सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। वर्तनी की अशुद्धि आपको कहाँ दिख रही है, बी ऑप्शन को ध्यान से देखिए, अध्यापका। अध्यापका कोई भी शब्द नहीं होता, अध्यापक का स्त्रीलिंग क्या होता है, अध्यापिका होता है। तो अगर जो है अध्यापका की जगह अध्यापिका लिखा होना चाहिए तो ये सही होता है, या तो अध्यापक भी लिखा जा सकता था। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से एक वाक्य शुद्ध है। कौन सा वाक्य शुद्ध है वो हमको पता लगाना है। तो पेड़ की पत्ता गिरी, तो आप देख रहे हैं यहाँ पर जो है लिंग संबंधी अशुद्धि दिखाई दे रही है। पेड़ में से पत्ता गिरा, ये भी ठीक नहीं, यहाँ पे कारक का जो है सही प्रयोग नहीं हुआ, कारक विभक्ति का। पत्ता गिर पड़ा पेड़ों से, ये भी गलत है, पेड़ से पत्ता गिरा। डी ऑप्शन जो है बिल्कुल सही है। वाक्य में जो है कोई भी वर्तनी की अशुद्धि नहीं है और कारक और विभक्ति का सही प्रयोग है। तो पेड़ से पत्ता गिरा एक शुद्ध वाक्य है।
अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें भी आपको एक वाक्य जो त्रुटिपूर्ण है, जो गलत है, उसका जो है पता लगाना है। तो संभवतः मैं रविवार को आ जाऊंगा, इसमें कोई भी अशुद्धि नहीं है। जीती मक्खी निगली नहीं जाती, ये भी सही है, क्योंकि ये क्या है, एक जो है कहावत है। मुझे आशंका है कि निष्पक्ष चुनाव नहीं हो पाएंगे, ये भी ठीक लिखा है। सी ऑप्शन अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर विद्या सदैव, सदैव शब्द की अगर वर्तनी आप पहले ही देख लेंगे तो सबसे पहले आप जो है सही उत्तर तक पहुँच जाएंगे। तो सदैव जो है वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध है, इसकी जगह क्या होना चाहिए था, सदैव होना चाहिए था। अगला प्रश्न देखते हैं, इसमें एक वाक्य शुद्ध नहीं है, यानी 3 वाक्य शुद्ध हैं, एक वाक्य शुद्ध है, उसका हमको पता लगाना है। उसने केवल मुझे निमंत्रित किया, बिल्कुल ठीक है। सभी को देश की संस्कृति का सम्मान करना चाहिए, ये भी ठीक है, इसमें कोई अशुद्धि नहीं है। आपने उसे टका सा जवाब दे दिया, ये भी ठीक है। शिष्य गुरु जी के पैर में गिर पड़ा, अब यहाँ पर आप देखेंगे एक तो गुरु जी का प्रयोग हुआ है, तो यहाँ पर पैर की जगह चरण का प्रयोग होना चाहिए था, क्योंकि ये क्या है, एक आदर सूचक वाक्य है। उसके अलावा जो है अगर चरण हम नहीं भी लिखते हैं तो पैरों पर होना चाहिए, ना कि पैरों में, क्योंकि विभक्ति की दृष्टि से भी ये जो है गलत है। तो या तो इसको हम लिखते गुरु जी के चरणों पर गिर पड़ा या गुरु जी के पैरों पर गिर पड़ा, तो इस तरह से ये शुद्ध हो जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, जिसके पास कुछ भी ना हो, जिसके पास कुछ भी ना हो, इस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, तो जिसके पास कुछ भी ना हो उसके लिए एक शब्द हो जाएगा अकिंचन। ए ऑप्शन जो है यहाँ पर करेक्ट है। किंचित का क्या अर्थ होता है, किंचित का मतलब होता है कुछ अथवा थोड़ा होता है, जबकि आकुंचन का मतलब क्या होता है, सिमटना होता है, तो ये सब जो है उससे संबंधित नहीं है। चौथा ऑप्शन था अलभ्य, अलभ्य उसे कहते हैं जिसको प्राप्त ना किया जा सके, जो प्राप्त करना जो है आसान ना हो। अगला प्रश्न, जो सक्षम ना हो उसके लिए एक शब्द क्या है। अब यहाँ पर आप जो है 2 ऐसे शब्द देखेंगे जो इसके जो है एक शब्द के लिए प्रयोग किया जा सकता है। जो सक्षम ना हो उसके लिए एक शब्द इसमें से क्या हो जाएगा, अक्षम। और असमर्थ किसके लिए शब्द आएगा, जो समर्थ ना हो। लेकिन अगर अक्षम यहाँ पर नहीं होता तो एक तरह से ये भी सही माना जा सकता था, लेकिन हमेशा जो है प्रश्न में उस विकल्प का चयन करना चाहिए जो सर्वश्रेष्ठ हो। तो जो सक्षम है, सक्षम ना हो वो क्या हो जाता है, अक्षम हो जाता है, और जो समर्थ ना हो वो असमर्थ हो जाता है। किंचित का अर्थ हमने देख लिया, अकुंचन का सिमटना होता है, और अलभ्य जो है जिसे प्राप्त ना किया जा सके। जिसकी आशा ना की गई हो, उस वाक्यांश के लिए एक शब्द क्या है, तो जिसकी आशा ना की गई हो, यानी कि जो अचानक से हो जाए, जिसकी हमने पहले से आशा ना की हो, तो वो क्या हो जाएगा, अप्रत्याशित हो जाएगा। यहाँ पर आशातीत शब्द अगर होता तो वो इससे मिलता जुलता होता, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, आशातीत लिखा हुआ है। तो जिसकी आशा ना की गई हो वो अप्रत्याशित होता है। जिससे उम्मीद ना की जाए उसके लिए एक शब्द होता है ना उम्मीदी, या उम्मीद छोड़ देना। अग्र सोची उसे कहते हैं जो आगे की सोचता है, यानी जो कहने या होने वाली बात को पहले ही से सोच ले, भविष्य के बारे में सोचने वाला। अगला प्रश्न है, अपकृत शब्द के लिए सही वाक्यांश इसमें से क्या है। अपकृत जो है उपकार से रिलेटेड ही है, लेकिन जो है इसका सही अर्थ क्या होगा, सही वाक्यांश क्या होगा, तो इसका डी ऑप्शन सही होगा। जिस पर उपकार किया गया हो वो क्या हो जाता है, अपकृत कहलाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, 100 में से 100, इसके लिए एक शब्द क्या है, तो 100 में से 100 के लिए एक शब्द क्या हो जाएगा, क्या प्रतिशत, शत प्रतिशत या शताब्दी, इसमें से आपको एक उत्तर चुनना है। तो 100 में से 100 यानी क्या है, परसेंट की बात हो रही, 100%, 100% के लिए जो है यहाँ पर प्रयोग हुआ है। 100 में से 100 के लिए 100% हो गया, और केवल 100 का मतलब क्या होता है, 100 होता है। शताब्दी मतलब 100 वर्षों का एक समूह। अगला प्रश्न देखेंगे जो विलोम से है, आभ्यंतर का विलोम इसमें से कौन सा है। आभ्यंतर मतलब क्या होता है, अंदर का, जो अंदर हो,
तो इसका जो है विलोम क्या होना चाहिए, वाय है। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। आभ्यंतर का विलोम वाय होता है और वहीं पर अंदर का विलोम जो है क्या हो जाएगा, बाहर हो जाएगा। जिस शैली में विलोम पूछा जाता है उसी के अनुसार उसका उत्तर दिया जाना चाहिए। अनुरूप का विलोम इनमें से क्या होगा, विरूप होगा, अपरूप होगा, प्रतिरूप होगा या व्यतिरूप होगा। थोड़ा सा अगर ध्यान देके सोचेंगे तो आप इसके सही उत्तर तक पहुंच जाएंगे। तो अनुरूप का विलोम क्या होगा, प्रतिरूप होगा। क्यों होगा, क्योंकि अनुरूप का मतलब क्या होता है, सदृश या समान या योग्य या उपयुक्त, ये अनुरूप के अर्थ होते हैं। प्रतिरूप क्या होता है, प्रतिरूप का मतलब जो है किसी की नकल, नकली या जाली या कृत्रिम या बनावटी, तो ये जो है अनुरूप का जो है विलोम प्रतिरूप हो जाएगा। और अपरूप जो शब्द दिया था उसका अर्थ होता है भद्दारूप, कुरूप या बदशक्ल। विरूप का जो है अर्थ कुरूप, भद्दा, श्रीहीन या शोभाहीन होता है। तो इस आधार पर अनुरूप का सही विलोम क्या, प्रतिरूप हो जाएगा। अगला प्रश्न देखेंगे, प्रतिकूल का विलोम शब्द इसमें से क्या है, समान, अनुकूल, प्रतिदर्श या अनुसार। तो प्रतिकूल का इसमें से विलोम क्या हो जाएगा, सही अनुकूल हो जाएगा। प्रतिरूप का विलोम अनुकूल होगा। अगला प्रश्न, आवेशित शब्द का विलोम इसमें से कौन सा होगा। आवेशित मतलब आवेश युक्त, और जिस पे आवेश ना हो वो क्या हो जाएगा, अनावेशित। ए ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। वहीं पर अनावृष्टि वृष्टि का विलोम हो जाएगा और अनाश्रित जो है आश्रित का विलोम हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, अर्जन शब्द का सही विलोम इसमें से क्या है। अर्जन मतलब प्राप्त करना, अर्जित करना, तो इसका विलोम क्या हो जाएगा, व्यय करना या खर्च करना। बी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट होगा। तो अर्जन का विलोम व्ययन हो जाएगा, जबकि अर्जित का विलोम जो है अनर्जित हो जाएगा। अमृत का विष हो जाएगा, अनर्थ का विलोम अर्थ हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, वह बहुत खाता है। ये आपके सामने एक सेंटेंस दिया हुआ है। इस वाक्य में बहुत शब्द जो है किस प्रकार का विशेषण है। बहुत विशेषता बता रहा है कि वो बहुत खाता जो है, तो बहुत एक विशेषण है, लेकिन उसका टाइप क्या है ये आपको बताना है। निश्चित परिमाणवाचक, निश्चित संख्यावाचक, तुलनात्मक या अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण। क्योंकि यहाँ पर वो क्या है, नाप तौल बता रहा है, परिमाण बता रहा है, तो परिमाणवाचक हो गया। लेकिन बहुत शब्द से ये स्पष्ट नहीं होता है कि कितना, तो ये क्या हो जाएगा, अनिश्चित हो जाएगा। तो डी ऑप्शन सही होगा, अनिश्चित परिमाणवाचक विषयक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है वो अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण होता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों में से वह वाक्य चुनिए जिसमें गुणवाचक विशेषण का प्रयोग किया गया है। अब इसमें से गुणवाचक विशेषण हमको ढूंढना है। तो ऐसे आदमी लाखों में एक होते हैं, इसमें कोई भी गुणवाचक विशेषण नहीं है। मैंने 10 मन गेहूं खरीदा। अब यहाँ पर 10 मन क्या है, क्वांटिटी बता रहा है, यानी ये जो है परिमाणवाचक की श्रेणी में आ जाएगा। वहाँ बहुत से पक्षी उड़ते हैं, यहाँ पर बहुत से आ गया, यानी ये भी परिमाणवाचक है और किस तरह का है, अनिश्चित वाला है। ए ऑप्शन में देखते हैं, वह नटखट बालक संगीत नहीं सुन रहा है। अब बालक की विशेषता बताई जा रही है, उसका जो है गुणधर्म बताया जा रहा है कि वो नटखट है, चंचल है, तो ये जो है क्या हो जाएगा, गुणवाचक विशेषण हो जाएगा। ए शब्द, ए जो है इसमें सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न, वह एक अच्छा विद्यार्थी है। इस वाक्य में विशेष क्या है। तो विशेष में हमको देखना होता है कि विशेषण जो है वास्तव में किसकी विशेषता बता रहा है। वह एक अच्छा विद्यार्थी है, विद्यार्थी जो है यहाँ पर जो है विद्यार्थी की विशेषता बताई जा रही है कि किस तरह का है, अच्छा है, इसलिए विद्यार्थी क्या हो जाएगा, यहाँ पर विशेष हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, यह कमीज उजली है। कमीज की विशेषता बताई जा रही है कि वो उजली है। तो इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है, तो अभी हमने बात की कि कमीज की विशेषता बताई जा रही है और जिसकी विशेषता बताई जाती है उसे हम क्या कहते हैं, विशेष कहते हैं। तो यहाँ पर बी ऑप्शन सही है। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं और जिस संज्ञा सर्वनाम की विशेषता बताई जाती है उसे हम विशेष्य कहते हैं।
इस वाक्य में कमीज शब्द क्या है? विशेष है, जिसका विशेषण क्या हो जाएगा? उजली हो जाएगा। अगला प्रश्न, बाजार में बहुत घोड़े आए हैं। इस वाक्य में विशेषण की दृष्टि से बहुत शब्द क्या है? अभी बहुत शब्द के बारे में हमने पिछले भी एक प्रश्न में देखा है। तो बहुत शब्द यहाँ पर क्या हो जाएगा? अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण। जिन विशेषण शब्दों से वस्तु की अनिश्चित मात्रा का बोध होता है वहाँ अनिश्चित परिमाण बोधक विशेषण होता है। बाजार में बहुत घोड़े आए हैं, इस वाक्य में बहुत शब्द जो है कैसा है? अनिश्चित परिमाणवाचक विशेषण है। तो दोस्तों, आज के इस लेक्चर में हम लोगों ने 30 प्रश्नों को सॉल्व किया। मिलते हैं अगले सेगमेंट में। नमस्कार, धन्यवाद।